Which act of British Parliament marks the beginning of parliamentary control over the government of the ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश संसद का कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है? ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है, पर आना तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट चाहिए, पर इसमें चार्टर एक्ट क्यों दे रखे हैं तीनों ऑप्शंस में? कहीं चार्टर एक्ट तो नहीं है इसका आंसर? और अगर चार्टर एक्ट है तो कौन सा चार्टर एक्ट है? तो फिर मुझे बार बार रेगुलेटिंग एक्ट क्यों याद आ रहा है? ओके, लॉजिक से लग रहा है कि अगर उन्होंने 3 ऑप्शन में चार्टर एक्ट दिया है तो चार्टर एक्ट आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, पर बार बार एक बैक ऑफ द माइंड सेंटेंस आ रहा है कि शायद रेगुलेटिंग एक्ट है। तो ये मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है और अब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which year the report of Royal Commission upon Decentralization was published, in which it was recommended to have substantial majority of elected members in the local bodies? ये तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन की बात तो 1890s में हुई थी ना, पर विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रोविज़न की बात कर रहा है ये कि निर्वाचित सदस्यों का पर्याप्त बहुमत होना चाहिए। इलेक्शन की बात तो 1893 में हुई थी, पर इस तरह की मेजॉरिटी की बात तो शायद 1909 में हुई थी। अब इसका आंसर सेकंड आएगा या फर्स्ट आएगा, ये कैसे ध्यान आएगा? तो आंसर तो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, अदरवाइज़ मेरे मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं। ओके, डायरार्की जो है इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में या 35 में। डायरार्की की यानी द्वैत शासन की बात तो दोनों में हुई है। तो पहले 1919 आ रहा है तो शायद इसमें हुई होगी। ये सब मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, पर मुझे एग्जैक्टली क्यों नहीं याद आ रहा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे तुक्का लगाना पड़ रहा है। मिनिस्ट्री सबसे पहले कब आई थी? मिनिस्ट्री तो पहले से ही नहीं थी। यहाँ पर वापस से डायरार्की जो है ऑप्शन में, डायरार्की सेंटर में द्वैत शासन, ये सब पढ़े हुए टॉपिक में जो गोलमाल होता है, यही जो समस्या है इसका समाधान उठाने के लिए, समाधान सुझाने के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं आपके पास में। किस तरीके से हम याद कर सकें सारी चीज़ों को, और इस इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, इसे सही तरीके से याद कैसे करें, और जब एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसे रेसिप्रोकेट भी कर पाएँ, वहाँ पर सही जो जवाब है उस पर आप टिक भी लगा पाएँ। आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा 2 में से एक जो है वो आंसर होना चाहिए। आप कंफर्म्ड हो कि अगर बैक ऑफ द माइंड से जो आवाज़ आ रही है वो सही आंसर की ही आवाज़ है और आपको गुमराह करने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो आपको इनके आंसर्स ही बता देते हैं। ब्रिटिश संसद का जो अधिनियम है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। और ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आरपीएससी के द्वारा, उसी का सवाल है। ठीक इसी तरह से ये सवाल भी एपी का है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1909 है। इसकी बात करें, डायरार्की यानी द्वैत शासन जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के अंदर। इसी के साथ मिनिस्ट्री जो है ये टर्म, इसके बारे में इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किस तरीके से जो भारत का संविधान है उसका विकास हुआ है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। और स्पेशल फोकस रहेगा हमारा 2 टॉपिक्स पर, सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि सेंटर और स्टेट के प्रशासन की हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोक प्रशासन विषय से जुड़े हुए हैं, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संविधान का विकास जो है एक टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो संविधान का विकास है उसको पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो तरीका है, सबकी अप्रोच
अलग अलग हो सकती है, मटेरियल हमारे पास सेम ही रहने वाला है। जो बुकिश मेथड है वो बात करता है एवोल्यूशन की, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। अगर हम साल के टर्म्स में बात करें, सबसे पहले पहला साल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बुक मेथड में हमें इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये जो बुकिश मेथड है इसके कुछ नुकसान हैं। वो नुकसान हमें एग्ज़ाम में उठाने पड़ते हैं हमारे मार्क्स को लेकर के, क्योंकि जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक ह्यूमन इवोल्यूशन की तरह ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो इवोल्यूशन है वो अपने आप में स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर ना होकर के कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी सारे घुमावदार मोड़ के थ्रू हम आगे बढ़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो पैरेलल भी हो रही थी। यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ पर कुछ चल रहा है, उन दोनों का अमैगमलेशन जो है वो हमें हमारे संविधान में देखने को मिला। तो अगर हम सीक्वेंस में जाते हैं तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में सीक्वेंस में नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में एकदम से कोई टॉपिक दे करके हमसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से आया है, पर हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड की थी वो तो सीक्वेंस में की थी, वो वापस सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करता है। और इस वजह से क्या होता है कि या तो आपका टाइम निकल जाता है, आपका पेपर जो है वो लेंदी रह जाता है, या फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है और आप उस गैप में ही अटके रह जाते हैं। जबकि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है एग्ज़ाम में वो इस गैप के आगे बढ़ने पर ही आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ एक लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ाने के लिए मेन 7 स्टेजेस की बात की जाती है, तो आप सिर्फ 7 नियम 7 एक्ट्स को याद कर लेंगे या पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो नियम हैं वो निकाले गए हैं, बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप कन्फाइन नहीं कर सकते। पर कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन पर एग्ज़ामिनर का फोकस रहता है, तो उनको कैसे पता किया जाए, कैसे उनको प्रायोरिटाइज़ करके हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इंटरलिंकिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है जब हम इस बुक मेथड से यानी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं कंसेप्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसा हम आज देख रहे हैं, क्या इसी तरीके से ये इवॉल्व हुआ था? अगर इवॉल्व हुआ था तो कब हुआ था? किस तरीके से चीज़ें जो है आगे बढ़ी कि वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम में इवॉल्व हो पाया? वो इंटरलिंकिंग ऑफ कंसेप्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो ये जो सारे जो डीमेरिट्स हैं, जो सारे नुकसान हैं बुकिश मेथड के जरिए पढ़ने के, उनका समाधान हम लेकर आए हैं। इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। आप सीख पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग PYQ वन स्टॉप के जरिए, जो कि आपका सोल्यूशन बनने वाला है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए। तो आइए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, समझना बेहद ज़रूरी है कि हमसे क्यों पूछा जाता है आखिर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन सभी एग्ज़ाम्स में। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे आज को समझने के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो, हम जो हमारे रूट्स हैं उनकी तरफ जा सके। और जो हमारे रूट्स हैं वो आए कहाँ से हैं? देखिए, बात की जा रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स की अगर, तो वो जो है उसके रूट्स हमारे मोस्टली ब्रिटिश लेगेसी से आए हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो रूल फॉर्मुलेट हुआ, जिस तरह की चीज़ें हुई, उसी का काफ़ी हद तक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है हमारे आज के संविधान में भी। अब बात चाहे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की हो, केंद्रीकृत शासन की जो टेंडेंसी रहती है, हमारा जो यूनियन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बात हो, चाहे सेक्रेटेरिएट सिस्टम की बात हो, ऑल इंडिया सर्विसेज की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, इसके अलावा ऑडिटिंग हो गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बजटिंग हो गई, आपके ऑफिस के जितने भी काम करने के तरीके हैं, ऑफिशियल प्रोसीजर्स है, ट्रेनिंग है, वो रिक्रूटमेंट हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्त संसाधन की जब बात की जाती है, उसके प्रशासन की बात की जाती है, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के समय जो कानून आए थे, ब्रिटिशर्स के समय जो व्यवस्था विकसित की गई थी, वहीं से लिए गए हैं। इसे समझने के लिए ब्रिटिश जो काल था, ब्रिटिश रूल का जो काल था, उसे हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 1773 से 1858, 1858 से 1892
और 1892 से 1947। ये जो 3 फेजेज़ में हमने इसे डिवाइड किया है, सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर समझ के लिए डिवाइड किया है, साथ ही साथ हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहें इसलिए किया है। तो हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक शपथ लेना चाहते हैं। वी आर नाइदर हिस्टोरियंस नॉर लॉ एक्सपर्ट्स। हम ना ही इतिहासकार हैं ना ही कानूनविद हैं। हम जो भी करेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी और मेमोरी रिटेंशन के लिए करेंगे, यानी कि शॉर्ट में समझ कर एग्ज़ाम को सफलता से पार करने के लिए पढ़ेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन की भी हमने बात की है, ब्रिटिश रूल को हमने 3 फेज़ में डिवाइड किया, सिर्फ़ और सिर्फ हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहें इसलिए किया है। 1773 से 1858 जो है, आप जानते हैं कंपनी रूल था इस समय। इसके बाद में 1858 से 1892 का पीरियड हमने बात की, 1892 से 1947। इन शॉर्ट 1858 से लेकर 1947 तक का जो टाइम था, इस वक्त क्राउन जो है वो भारत पर रूल कर रहा था। अब इस वक्त इन्होंने क्या क्या काम किए, चाहे वो कंपनी रूल की बात हो या क्राउन रूल की बात हो, जो भी व्यवस्था जो है ब्रिटिशर्स ने डेवलप की है, विकसित की है, उसको हम 3 हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से जो सिविल सर्विसेज है, क्योंकि आप जानते हैं सिविल सर्विसेज ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रिटिशर्स का जो समय था भारत में, उसको अच्छे से लागू करने के लिए कामकाज जो है उनका सिविल सर्विसेज के भरोसे ही रहा है। तो उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसका कैसे विकास हुआ इस काल में, और साथ ही साथ जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैसे ग्रोथ हुई, इसके बारे में। तो ये 3 हेड्स हैं जिनके अंडर हम इनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम आज के वीडियो में मेनली बात करेंगे सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल और स्टेट प्रशासन की। उसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है इस काल का, या सिविल सर्विसेज, इस पर जब हम खुद भी पढ़ाई करते हैं तो स्वतः ही इन पर जो है हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे गड़बड़ होते हैं अदर इंस्टीट्यूशन से जब सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि पढ़ते वक्त भी सीक्वेंस में हमारी पढ़ने की आदत है, किताब में भी सीक्वेंस में चीज़ें छापने की आदत है, और ये जो है ये सीक्वेंस में सबसे आखिर में आता है, तब तक आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, मेन फोकस आपका यहाँ रह जाता है, और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसमें भी हम क्या उल्टा चलने वाले हैं। अब देखिए आपके जो तैयारी करने के तरीके हैं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और किस तरीके से आपको जो रिज़ल्ट भी है ट्रांसफॉर्म होकर के मिलेगा, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 1947 से। 1947 में क्या है कि भारत जब आज़ाद हुआ, इससे पहले जब ब्रिटिश काल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तब हुआ करते थे डिपार्टमेंट्स, पर आज़ाद भारत में हमने इसका नामकरण भी बदल दिया और हमने नाम रख दिया डिपार्टमेंट्स की जगह मिनिस्ट्रीज़। तो जिन्हें हम डिपार्टमेंट्स के नाम से जानते थे ब्रिटिश काल में, 15 अगस्त 1947 के बाद से जब भारत आज़ाद हुआ तो उनका नामकरण हमने मिनिस्ट्रीज़ कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे पास में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 18 मिनिस्ट्रीज़ थी। ये बात हो रही है 1947 की। अब इससे पहले चलते हैं हम ज़रा फ्लैशबैक में। तो 1905 की जब बात की जाए तो 1905 में आया था टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम आया था सेक्रेटेरिएट स्टाफिंग में, और ये लाया गया था कर्जन के द्वारा ये लाया गया था। अब इसी के साथ में क्या, क्योंकि एक साल में सिर्फ एक ही काम तो होता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उनमें से जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो 1905 में ही हुई, वो थी कि रेलवे बोर्ड जो है वो सेटअप कर दिया गया था। एक रेजोल्यूशन लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके द्वारा क्या हुआ कि पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये कामकाज संभालता था, रेलवे से भी रिलेटेड जो भी होता था। उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो कंट्रोल था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया रेलवे बोर्ड को। किसके द्वारा? रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इससे भी हम पीछे चलते हैं, 1859 में हम पहुंचेंगे। 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, ये लाया गया था कैनिंग के द्वारा। कैनिंग जो है वो 1859 में लाए थे पोर्टफोलियो सिस्टम। हुआ क्या था कि जो
जो मेंबर्स थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, वो इंचार्ज बन गए थे अब एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। जब आपने इंचार्ज बना दिया है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी किसी तरह की, तो उन्हें ऑथराइज़ किया गया था कि वो इश्यू कर सकते थे ऑर्डर्स काउंसिल के बिहाफ पर। अब और ये सब कब हुआ था? 1859 में। अब इससे भी पीछे अगर हम चलेंगे तो हम पहुँचेंगे 1843 में। 1843 में जो बदलाव हुआ था वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने सेपरेट कर दिया था सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नर ऑफ बंगाल से। गवर्नर ऑफ बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और 4 डिपार्टमेंट सेटअप किए गए थे। वो 4 डिपार्टमेंट्स थे होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और फॉरेन डिपार्टमेंट। ये थी कहानी सारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जल्दी से हम वापस इसकी तरफ चलते हैं। जो मेन ईयर्स हैं हम उन्हें रिवाइज़ कर लेते हैं। 1843 में पहला बदलाव मेन जो हमारे लिए है, उसके बाद 1859, उसके बाद में 1905 और उसके बाद में 1947। तो ये जो 4 मेजर डेवलपमेंट हैं, तो अब आपकी किताब के 3 से 4 पन्ने जो हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स के, उनको हमने समराइज़ कर दिया है 4 लाइन में, जिन्हें आप जल्दी से रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ये बात हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य प्रशासन की ओर। वहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, वहाँ पर 1861 में आया था आपका इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि कांस्टेबलरी का जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया। अब इसके जरिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे आपके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके सबॉर्डिनेट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जवाब देना होगा अपनी कार्रवाई के लिए, सारे कामों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और ये सब परिवर्तन आया क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में इसके लिए प्रोविज़न किया गया। इससे पहले चलते हैं फ्लैशबैक में 1829 में। 1829 में क्या हुआ? ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर जो है वो पहली बार आया, और ये लाया गया बेंटिंग के द्वारा, जिन्हें आप पुस्तकों में लॉर्ड बेंटिंग के नाम से भी पढ़ते हैं, आए हैं। अब डिविजनल कमिश्नर क्या है? कि दरअसल एक मध्यस्थता का, बीच में जो इंटरमीडिएरी जो हेडक्वार्टर जो है उसे लाया गया स्टेट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में। अब इससे पहले चलेंगे अगर हम, तो 1792 में आया था दारोगा सिस्टम। दारोगा सिस्टम लाने वाले थे कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस जो हैं इन्हें आप पढ़ेंगे जब हम सिविल सर्विसेज की भी बात करेंगे, क्योंकि इन्हें फादर कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या इनके द्वारा उसके लिए काम किए गए हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज की जब हम बात करेंगे। तो दारोगा सिस्टम भी कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया 1792 में। और इस सिस्टम ने क्या किया, जो इससे पहले होता था ज़मींदारी थानेदार सिस्टम, उसको रिप्लेस कर दिया। और अब जो डायरेक्ट कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट हेड का, उसके अंडर आ गए थे दारोगा जी। इससे पहले की अगर बात करें तो 1786 वो साल था जब पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया बंगाल में। वित्त प्रशासन को संभालने के लिए पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है बंगाल में आया 1786 में आया है। अब इससे पहले हम चलेंगे 1772 की तरफ। 1772 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है वो इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सबसे पहले ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया था। इसका जो पर्पस था, इसके 2 पर्पस थे। एक था आपका रेवेन्यू कलेक्शन की बात इन्होंने की, साथ ही साथ जस्टिस की, न्याय की बात करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो है स्थापित किया गया था। और यहाँ पर आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। मेन जो ईयर्स हैं आपके 1772 ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया, 1786 में फर्स्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया, 1792 में दारोगा सिस्टम आया, 1829 में आपका डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस आया है, और 1861 में आपका इंडियन पुलिस एक्ट। यहाँ पर आपके सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन है, ब्रिटिश लेगेसी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आई होप आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ आई होंगी। और इसी के साथ में अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सब